1 जून 2001 नेपाल की राजधानी काठमांडू के नारायण हिटी महल में नेपाल की रॉयल फैमिली हर महीने होने वाले फैमिली डिनर के लिए इकट्ठा होती है। इस बार की शाही पार्टी युवराज दीपेंद्र दे रहे थे, जो नेपाल के अगले राजा भी होने वाले थे। शाम के 7 बजे एक पार्टी में इनवाइटेड परिवार के करीब सभी लोग पहुंच चुके थे, लेकिन युवराज खुद कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद अचानक युवराज दीपेंद्र की एंट्री होती है। वो नशे में धुत थे और उनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ऐसे में उन्हें कमरे में ले जाकर सुला दिया गया। सबको लगा कि युवराज गहरी नींद की आगोश में चले गए होंगे, लेकिन वहां मौजूद किसी भी शख्स को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे नेपाल के साथ साथ पूरी दुनिया हिल जाने वाली है। कुछ मिनट बाद अचानक युवराज दीपेंद्र आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर अपने दोनों हाथों में बंदूकें लिए कमरे से बाहर आते हैं और अपने पिता और नेपाल के महाराज बीरेंद्र पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग देते हैं। युवराज दीपेंद्र इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद वो अपनी माँ, अपने छोटे भाई बहन, चाचा, बुआ और फूफा समेत राज परिवार के 9 लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर उनकी जान ले लेते हैं। इसके बाद वो अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रखते हैं और खुद को भी गोली मार लेते हैं। जहां कुछ देर पहले टेबल पर क्रिस्टल ग्लासों की चमक, सुनहरी प्लेटों की रौनक और राजमहल की चकाचौंध के बीच राज परिवार की गूंजती हंसी थी, वहां कुछ ही पलों में गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल के भावी सम्राट ने आखिर ऐसा क्यों किया? नेपाली रॉयल फैमिली के बीच आखिर ऐसा क्या चल रहा था जो युवराज अपनी ही फैमिली की जान लेने पर उतारू हो गए? आइए जानते हैं नेपाल रॉयल फैमिली मैसेकर की वो पूरी कहानी, जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 30-year-old Dipendra, then crown prince, had in one cruel stroke eliminated the king, the queen, his younger brother and at least 7 other members. His uncle, King Gyanendra, took the throne. Unlike his brother, he was unpopular. Many mourners said that Crown Prince Dipendra could not have killed his parents and suspected the government's involvement in the palace massacre. So far, at least, wild and unfounded allegations that the king's brother, Gyanendra, may have had a hand in the massacre. नेपाल में शाह डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट किंग ऑफ गोरखा पृथ्वी नारायण शाह ने 25 सितंबर 1768 को की थी। उन्होंने काठमांडू, पाटन और भक्तापुर जैसे अलग अलग राज्यों को एकजुट कर शाह डायनेस्टी के अंडर नेपाल को एक यूनाइटेड देश बनाया था। उनके बाद इस वंश के कई राजाओं ने नेपाल की राजगद्दी संभाली और इसी तरह साल 1972 में किंग बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह देव शाह वंश के 10वें राजा बने। वो अपने कामों को लेकर नेपाल की जनता के बीच काफी पॉपुलर थे। उन्हें एक काइंड एंड रिफॉर्म माइंडेड किंग के रूप में देखा जाता था। वो फॉरेन से पढ़ाई करने वाले पहले नेपाली राजा थे, इसलिए उन्होंने राजा बनने के बाद नेपाल को मॉडर्न बनाने और भारत और चीन जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बदलते जमाने के साथ नेपाल में एक बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा हो चुका था जो अब देश में राजशाही की जगह डेमोक्रेसी चाहता था। यहाँ डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट की मांग जोर पकड़ने लगी। किंग बीरेंद्र ने जनता की मांग और बढ़ते आंदोलनों को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज पर लगे बैन को हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मंजूरी दे दी। इससे नेपाल में 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। लेकिन इससे भी आंदोलन नहीं रुक सका और साल 1996 में नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी शुरू हो गई, जिसने जल्दी ही रूरल एरियाज में पैर पसार लिए। लेकिन इस दौरान केवल देश में ही नहीं बल्कि राजमहल की दीवारों के भीतर भी भूचाल मचा हुआ था। दरअसल राजा बीरेंद्र और महारानी ऐश्वर्या के 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटे प्रिंस निराजन, उनसे बड़ी प्रिंसेस श्रुति और सबसे बड़े प्रिंस दीपेंद्र थे। राज परिवार की परंपरा के अकॉर्डिंग प्रिंस दीपेंद्र ही राजा बीरेंद्र शाह के बाद नेपाल के नए राजा बनने वाले थे। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने भी अपने पिता की तरह इंग्लैंड से पढ़ाई की थी और उनके पिता की तरह नेपाल की जनता उनकी भी काफी रिस्पेक्ट करती थी। इस बीच प्रिंस दीपेंद्र को न केवल भावी सम्राट बल्कि नेपाल का मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी माना जाता था। उनके लिए रॉयल फैमिली बड़ी शिद्दत के साथ लड़की ढूंढ रही थी। उन्हें अपने बेटे के लिए एक बड़े घराने और अपनी बराबरी की लड़की चाहिए थी, क्योंकि भविष्य में वही नेपाल की क्वीन बनने वाली थी। ऐसे में महारानी ऐश्वर्या ने अपने बेटे के लिए एक लड़की चुनी जो राजमाता रत्ना राज्य लक्ष्मी शाह की बहन के खानदान की थी। लेकिन युवराज दीपेंद्र के मन में तो जैसे कुछ और ही था। वो पहले ही अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड कर चुके थे। इंग्लैंड में पढ़ाई करने के दौरान एक पार्टी में उनकी मुलाकात नेपाल के ही एक जाने माने पॉलिटिशियन पशुपति राणा की बेटी देवयानी राणा से हुई थी। देवयानी दिखने में सुंदर, विदेश में पढ़ी लिखी और आजाद ख्यालों की लड़की थी। देवयानी खूबसूरत होने के साथ साथ काफी बेबाक भी थी और यही कारण था कि युवराज दीपेंद्र पहली ही नजर में देवयानी पर मोहित हो गए।
उसी पार्टी में दोनों के बीच नंबर शेयर हुए, फिर अक्सर बातें होने लगी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्त हो गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों नेपाल चले आए, लेकिन दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा और वो यहाँ भी अक्सर चोरी छिपे मिलने लगे। लेकिन उनका यह अफेयर ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सका और उड़ते उड़ते ये खबर नेपाल के राजघराने में भी जा पहुंची। दोनों का ये प्यार क्वीन ऐश्वर्या और किंग बीरेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्वीन ऐश्वर्या को अपने शाही दर्जे पर बड़ा गर्व था, इसलिए वो दूसरों को अपने से कमतर आंकती थी। वो नहीं चाहती थी कि एक आजाद ख्याल की लड़की राजमहल में आए जो उन्हें ही ओवर पावर कर दे। हालांकि देवयानी भी क्वीन ऐश्वर्या की तरह राणा क्लैन से ही थी। देवयानी की मदर उषा राजे सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया डायनेस्टी से थी, लेकिन क्वीन ऐश्वर्या उन्हें लो रैंक नोबल फैमिली समझती थी। इसके अलावा देवयानी के फादर पशुपति राणा भी पॉलिटिकल राइवल ग्रुप से थे, इसलिए देवयानी के परिवार ने जब युवराज दीपेंद्र के परिवार के पास शादी का प्रस्ताव भेजा तो इसे क्वीन ऐश्वर्या और किंग बीरेंद्र ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद दीपेंद्र पीछे नहीं हटे। उन्होंने देवयानी के अलावा किसी और से शादी करने से साफ इनकार कर दिया और अपने 29वें जन्मदिन पर अपने परिवार वालों के सामने देवयानी से शादी करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं देवयानी से ही शादी करूंगा और जो हमारे रिश्ते के खिलाफ जाएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। उनकी इस जिद ने रॉयल फैमिली को शॉक में डाल दिया। कहा जाता है कि जब उनकी बहन श्रुति ने इस बात का विरोध किया तो दीपेंद्र ने गर्भवती बहन को थप्पड़ मार दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। इस घटना के बाद परिवार के भीतर टेंशन और बढ़ गई। दीपेंद्र की जिद से परेशान होकर राज परिवार में छोटे प्रिंस निराजन की शादी पहले करने की बातें होने लगी। ऐसे में ये बातें भी चलने लगी कि अगर छोटे प्रिंस निराजन की शादी पहले कर दी गई और उनके यहाँ बेटा हो गया तो सक्सेशन लाइन बदल सकती है। इससे दीपेंद्र की पोजीशन फ्यूचर किंग के रूप में खतरे में पड़ सकती थी। बात यहीं पर नहीं रुकी। मई 2001 में क्वीन ऐश्वर्या ने दीपेंद्र को धमकी दी कि अगर उन्होंने देवयानी से रिश्ता तोड़कर उनके मन मुताबिक शादी नहीं की तो उनका पद और राज परिवार से मिलने वाले पैसे बंद हो जाएंगे। इस परिस्थितियों में दीपेंद्र इमोशनली टूटने लगे। रॉयल रेस्ट्रिक्शंस, फैमिली प्रेशर और अपने माता पिता द्वारा उनके प्यार को ठुकराए जाने के कारण प्रिंस दीपेंद्र को अपने महल में ही घुटन महसूस होने लगी। ऐसे में जहां बाहर देश पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था तो वही अंदर रॉयल पैलेस परंपरा और मॉडर्न थिंकिंग के बीच बटा हुआ था। इसी कश्मकश के बीच कुछ दिनों बाद नेपाल एक ऐसी काली रात का गवाह बनने वाला था जिसका अंधेरा हमेशा के लिए उस राजमहल को खामोश और नेपाल के इतिहास को बदल कर रख देने वाला था। नेपाल में 1 जून 2001 की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। युवराज दीपेंद्र रोज की तरह अपने ऑफिस गए। वहां से वो नेशनल गेम्स के लिए तैयार हो रहे स्टेडियम का इंस्पेक्शन करने पहुंचे। शाम को वो अपने पिता किंग बीरेंद्र और मां क्वीन ऐश्वर्या के साथ राजगुरु नयन राज पांडे के घर उनकी शादी की सालगिरह की बधाई देने पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र ज्यादातर समय चुपचाप बैठे रहे और खाने को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती राजगुरु के घर आए हैं। उस शाम उन्हें रॉयल फैमिली के फैमिली डिनर को अटेंड करने नारायण हिटी पैलेस के त्रिभुवन सदन भी जाना था। दरअसल रॉयल फैमिली की एक पुरानी परंपरा थी जिसका आयोजन हर महीने के 2 शुक्रवार को किया जाता था ताकि शाही परिवार के सभी लोग साथ में खाना खा सके और समय बिता सके। इस डिनर पार्टी को बारी बारी से शाही परिवार के मेंबर्स ऑर्गेनाइज करते थे और इस दिन इसे क्राउन प्रिंस दीपेंद्र द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाना था। शाम 6:45 पर युवराज दीपेंद्र अपने एडीसी मेजर गजेंद्र बोहरा के साथ त्रिभुवन सदन पहुंच जाते हैं। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी और उनके पांव लड़खड़ा रहे थे। उसी हालत में उन्होंने बिलियर्ड्स रूम का रुख किया जहां उनके छोटे भाई प्रिंस निराजन और डॉक्टर राजीव शाही बिलियर्ड्स खेल रहे थे। ऐसे में युवराज दीपेंद्र ने भी कुछ देर बिलियर्ड्स खेला। इतनी देर में वहां उनकी मां क्वीन ऐश्वर्या और उनकी 3 बुआ प्रिंसेस शोभा, प्रिंसेस शांति और प्रिंसेस शारदा भी पहुंच गई। इसके बाद वहां दीपेंद्र के चचेरे भाई पारस अपनी मां प्रिंसेस कोमल और बहन प्रेरणा और पत्नी हिमानी के साथ पहुंचे। इन सब के बीच राजा बीरेंद्र और उनकी सौतेली मां राजमाता रत्ना राज्य लक्ष्मी शाह की भी एंट्री होती है। राजा बीरेंद्र को छोड़ने उनके एडीसी सुंदर प्रताप राणा भी आए थे, लेकिन वो उन्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस लौट गए क्योंकि ये एक प्राइवेट पार्टी थी और वहां भारी लोगों को रहने की परमिशन नहीं थी। इन सब के बीच सभी परिवार वालों की नजर युवराज दीपेंद्र के लड़खड़ाते कदमों पर जाती है। नशे में धुत होने की वजह से उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी और उन्हें खड़े होने तक में दिक्कत हो रही थी। इससे पहले दीपेंद्र कभी भी इतने नशे में नहीं देखे गए थे। इसी बीच किंग बीरेंद्र भी बिलियर्ड्स रूम की ओर बढ़ने लगते हैं। किंग बीरेंद्र अपने बेटे को ऐसी हालत में ना देख ले, इसलिए पारस, प्रिंस निराजन और राजीव शाही युवराज दीपेंद्र को सुलाने के लिए उनके बेडरूम में ले जाते हैं और उनके कमरे की बत्तियां बुझा देते हैं। लेकिन युवराज दीपेंद्र सोते नहीं है। वो 3 बार अपनी गर्लफ्रेंड देवयानी से कॉल पर बात करते हैं।
कॉल पर भी उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। आखिरी बात उन्होंने देवयानी से ये कही कि वो अब सोने जा रहे हैं, लेकिन सोने के बजाय वो बाथरूम जाकर पहले उल्टियां करते हैं, जिससे उनका नशा कुछ हद तक उतर जाता है और फिर अगले ही पल वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर अपने गन कलेक्शन में से अपने हाथों में अपनी पसंदीदा MP5 के सब मशीन गन और कोल्ट M16 राइफल थाम लेते हैं और अपनी वर्दी में 9mm पिस्टल को भी रख लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंग पर निकल रहे हो। इसके बाद वो तेजी से बिलियर्ड्स रूम की तरफ चल देते हैं। दूर से शाही परिवार को प्रिंस दीपेंद्र सैनिक वर्दी में हाथ में बंदूक थामे हुए आते दिखाई देते हैं। उस दिन नारायण हिटी महल में मौजूद शाही परिवार के लोगों को कहां पता था कि उनकी तरफ आज युवराज दीपेंद्र नहीं बल्कि खुद काल तेज कदमों से आगे बढ़ रहा है, जो कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी निकल जाएगा। उस समय तक नेपाल नरेश बीरेंद्र बिलियर्ड्स रूम में आ चुके थे और उनके हाथ में कोक का एक ग्लास था। दीपेंद्र अपने सैनिक वाले रूप में वहां पहुंचकर अपने पिता की तरफ घूरने लगते हैं। उस समय उनके चेहरे पर किसी भावना का नामो निशान नहीं था। अगले ही सेकंड उन्होंने पिता को देखते हुए ही छत की तरफ अपने दाहिने हाथ से MP5 के सब मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया, जिससे कई गोलियां छत पर लगी और उसका कुछ प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर सभी मेहमान कुछ सेकंड्स तक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि दीपेंद्र कोई खेल खेल रहे थे और गलती से उनकी बंदूक से गोली निकल गई होगी, लेकिन उनकी ये गलतफहमी भी कुछ ही देर में दूर होने वाली थी। अगले ही पल युवराज दीपेंद्र अपने बंदूक की बैरल अपने पिता की ओर मोड़ देते हैं और जब तक कोई कुछ समझ पाता वो एक के बाद एक अपने पिता पर 3 गोलियां दाग देते हैं। गोली लगते ही किंग बीरेंद्र बुरी तरह से घायल होकर वही जमीन पर गिर जाते हैं। हर कोई सन्न रह जाता है। माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। किंग बीरेंद्र की सांसें चल रही थी, लेकिन ऐसी हालत में उनके मुंह से नेपाली में सिर्फ 2 शब्द निकल पाते हैं, के गर्दे को, यानी तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन इन शब्दों से दीपेंद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद युवराज दीपेंद्र MP5 के सब मशीन गन को नीचे जमीन पर फेंक देते हैं और हाथ में अब M16 राइफल ले लेते हैं। उनके चाचा धीरेन्द्र शाह उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं, बाबा अब बहुत हो चुका, अपनी बंदूक मुझे दे दो। लेकिन आज दीपेंद्र के माथे पर खून सवार था। वो अपने चाचा पर बहुत नजदीक से गोली चलाते हैं, जिससे वो उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। अब युवराज दीपेंद्र का खुद के ऊपर नियंत्रण खत्म हो चुका था। उन्हें जो कोई भी दिखाई दे रहा था वो उस पर अंधाधुन गोलियां चलाए जा रहे थे। इन सब में महाराज की चचेरी बहन केतकी और राजा के छोटे भाई ज्ञानेंद्र की पत्नी को भी गोली लग जाती है और दोनों खून से लथपथ होकर करहाने लगती है। इसके बाद युवराज दीपेंद्र अपने पिता पर एक बार फिर से गोली चलाते हैं। इस बार गोली महाराज बीरेंद्र के सिर को पार कर जाती है। उनकी खून से सनी टोपी और चश्मा नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद युवराज दीपेंद्र अपने घायल पिता को अपने पैरों से ठोकर मारते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो मानो कंफर्म करना चाहते हो कि वो मर चुके हैं या अभी भी जिंदा है। इस बीच दीपेंद्र की गोलियों से बचने के लिए जहां कई लोग सोफे वगैरह के पीछे छिप जाते हैं, तो कुछ बिलियर्ड्स रूम से बाहर भाग आते हैं। लेकिन अब अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी मारने के लिए युवराज दीपेंद्र गार्डन की ओर चल पड़ते हैं। दीपेंद्र की नजर अब अपने भाई प्रिंस निराजन पर पड़ती है और वो उन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई पर 12 से भी ज्यादा गोलियां दागी, जिनमें से कई उनके शरीर को आर पार कर गई और अगले ही पल प्रिंस निराजन की मौत हो गई। इसके बाद युवराज दीपेंद्र अपनी बहन श्रुति और 3 बुआ शारदा, शांति, ज्योति और फूफा कुमार खड़गा की भी गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। इस बीच रानी ऐश्वर्या नेपाली में जोर जोर से चिल्लाकर अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है। उन्हें लग रहा था कि उनकी कोख से जन्मा बेटा उनकी बात मान लेगा और इस नरसंहार को रोक देगा, लेकिन जल्दी ही उनका यह अनुमान गलत साबित होता है। अगले ही पल पीछे से एक गोली आती है जो उनके सिर को पार कर जाती है। परिवार वालों में उनकी मां उनकी आखिरी शिकार थी। इसके बाद दीपेंद्र गार्डन में बने एक तालाब के पास पहुंचते हैं और पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। फिर अपनी वर्दी में से पिस्टल को अपने कान पर लगाकर उसका ट्रिगर दबा देते हैं। कान के रास्ते से गोली उनके सिर को आर पार कर जाती है और वो खून से लथपथ होकर पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। हालांकि वो अभी भी जिंदा थे। उनके अलावा राजा बीरेंद्र की भी सांसें चल रही थी, इसलिए दोनों की जान बचाने की कवायद शुरू हो जाती है और फौरन महल को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। नेपाल नरेश के ADC उन्हें एक कार में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। उनके हाथ में थोड़ी हरकत अभी भी बाकी थी, इसलिए हर कोई यही दुआ कर रहा था कि उनकी जान बच जाए। राजा के पीछे पीछे उनकी पत्नी क्वीन ऐश्वर्या को भी एक गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसी समय एक टोयोटा लैंड क्रूजर भी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें प्रिंस पारस अपने चचेरे भाई युवराज दीपेंद्र और उनके छोटे भाई प्रिंस निराजन को हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे थे। सभी गाड़ियां रात के 9:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। क्वीन को कार से उतारते ही डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं।
कुछ देर की चेकिंग के बाद प्रिंस निराजन समेत फैमिली के कई सदस्यों को डेड करार दे दिया जाता है। राजा बीरेंद्र जिंदगी और मौत के बीच कुछ मिनट और जूझते हैं और फिर आखिरकार वो भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस तरह युवराज द्वारा की गई केवल 2 से 3 मिनट की गोलीबारी में नेपाल के राज परिवार के 9 लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ युवराज दीपेंद्र को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो वो कुछ देर बाद कोमा में चले गए। राज परिवार में घटे इस मैसेकर की खबर से नेपाल की जनता को अनजान रखा जाता है। अगले दिन छपने वाले न्यूज़पेपर्स में भी इस दिल दहला देने वाली घटना का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन आखिर सच को कब तक छुपाया जा सकता था। इस मैसेकर के 14 घंटे बाद अगले दिन दोपहर 11 बजे पब्लिक को बताया जाता है कि महाराजा बीरेंद्र वीर विक्रम शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही ये भी बताया जाता है कि उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र नेपाल के महाराज होंगे। चूंकि वो अभी शासन करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उनकी जगह उनके चाचा ज्ञानेंद्र को रीजेंट की तरह काम करने का भार सौंप दिया जाता है। हालांकि लोगों को ये नहीं बताया गया कि किंग बीरेंद्र की मृत्यु कैसे हुई। 2 जून 2001 को शाम 4 बजे काठमांडू में राजा बीरेंद्र की अंतिम यात्रा निकाली जाती है। इसके लिए काठमांडू की सड़कें लोगों से पट जाती है। देश के हजारों लोग अपने महाराजा के सम्मान में अपने सिर मुंडवा लेते हैं। नाइयों ने इसके लिए किसी से 1 पैसा भी नहीं लिया। इसके बाद आर्य घाट पर राजा बीरेंद्र का अंतिम संस्कार होता है। इधर करीब 3 दिन तक युवराज दीपेंद्र जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहते हैं और आखिरकार 4 जून 2001 की सुबह 3:40 पर उनकी भी मौत हो जाती है। इस तरह लगभग 54 घंटे तक नेपाल पर उस व्यक्ति का राज रहा जो बेहोश था और जिसने अपने ही परिवार की हत्या की थी। इस तरह से केवल 3 दिन के भीतर नेपाल अपने 2 राजा गंवा चुका था। ऐसे में किंग बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिनों के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बनाए जाते हैं। धीरे धीरे इस मैसेकर की खबरें बाहर आ ही जाती है और इससे नेपाल समेत पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। एक ऐसा शाही राजवंश जो सदियों से नेपाल की पहचान था, रातों रात खत्म हो गया और पूरे नेपाल में सवाल उठने लगे कि आखिर इतने सुरक्षित पैलेस के भीतर ये सब कैसे और क्यों हुआ। ऐसे में इस भयानक मैसेकर की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी नेपाल सरकार चीफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्याय और स्पीकर तारानाथ राणा भट्ट को सौंपती है। ये 2 मेंबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी कुछ आई विटनेसेस से पूछताछ, घटना स्थल का इंस्पेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को रिव्यू करके ये निष्कर्ष निकालती है कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने नशे और गुस्से की हालत में अपनी ही फैमिली की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन ये जांच बहुत छोटी, गुप्त और विवादित रही। कमेटी को पूरी तरह से रॉयल पैलेस के कंट्रोल में रखा गया था और उनकी जांच बहुत जल्दबाजी में पूरी की गई थी। ऐसे में नेपाल की जनता ने कमेटी की इस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं किया। लोगों का मानना था कि युवराज दीपेंद्र, जो अपने अनुशासन और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने सच में अपनी मनपसंद लड़की देवयानी राणा से शादी करने और जल्दी से राजा बनने के लिए ऐसा किया था, तो उन्होंने खुद को क्यों मारा? अगर उनकी ऐसी ही मंशा होती तो अपने परिवार को खत्म करने के बाद वो खुद को बचाकर देवयानी से शादी और नेपाल पर राज कर सकते थे। ऐसे में नेपाल के एक बड़े वर्ग का आज भी यही मानना है कि प्रिंस दीपेंद्र ने ऐसा नहीं किया। ये भी सामने आया कि दीपेंद्र को सिर के बाईं ओर गोली लगी थी, जबकि वो राइट हैंडेड थे। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि उनसे सच्चाई छिपाई जा रही है। यही से बीतते समय के साथ इस मैसेकर को लेकर अलग अलग थ्योरीज बाहर निकलकर सामने आने लगी। कुछ ने पैलेस सिक्योरिटी पर शक जताया तो कुछ ने विटनेस स्टेटमेंट्स और फोरेंसिक रिपोर्ट्स को कॉन्ट्राडिक्टरी बताया। सबसे चर्चित थ्योरी ये थी कि राजा बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र ने ये सब करवाया था। वो उस रात फैमिली डिनर में शामिल नहीं हुए थे और काठमांडू से बाहर थे। उनकी पत्नी, बेटी और बेटा उस रात डिनर पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी इतनी भयंकर गोलीबारी में उनमें से कोई भी नहीं मरा, जबकि राजा बीरेंद्र का पूरा परिवार खत्म हो गया। क्या ये केवल एक कोइंसिडेंस था? इसके अलावा उन पर शक की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस हत्याकांड से सबसे ज्यादा फायदा उनको ही हुआ और वो नेपाल के राजा बने। इस थ्योरी को और भी हवा तब मिली जब आगे चलकर मैसेकर के कुछ और आई विटनेसेस सामने आए, जिन्होंने बताया कि उस दिन पैलेस में कई लोग ऐसे थे जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र का मास्क पहने हुए थे। पॉसिबल था कि वही लोग प्रिंस दीपेंद्र का रूप लेकर गोलियां चला रहे हो। इन थ्योरीज के पीछे तर्क दिया गया कि किंग ज्ञानेंद्र ने यह सब करवाया था ताकि वो खुद गद्दी पर बैठ सके, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल
पॉसिबल था जब उनके दोनों भतीजे दीपेंद्र और निराजन लाइन ऑफ सक्सेशन से हट जाए। प्रिंस दीपेंद्र के बॉडीगार्ड लाल बहादुर मगर ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि किंग ज्ञानेंद्र के बेटे पारस पूरे मैसेकर का मास्टरमाइंड था और उसी के इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पारस की छवि पहले से ही एक बिगड़े शहजादे की थी और उसके ऊपर हत्या के आरोप भी थे। यही वो कारण था जब ज्ञानेंद्र ने नेपाल की राजगद्दी संभाली तो वहां मौजूद जनता के मन में एक उदासी थी। कई लोगों ने ताली भी नहीं बजाई। कई लोगों ने ज्ञानेंद्र की मृत्यु हो और हत्यारों को फांसी दो जैसे कठोर नारे भी लगाए थे। इसके अलावा एडीसीज पर भी इस हत्याकांड में शामिल होने के आरोप लगे। उनके कमरे बिलियर्ड्स रूम से सिर्फ 150 गज की दूरी पर थे। अगर वो कोशिश करते तो बिलियर्ड्स रूम में 10 सेकंड के अंदर पहुंच सकते थे और शायद कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन वो अपने कमरे में ही बैठे रहे। बाद में इस लापरवाही के लिए चारों एडीसीज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। एक थ्योरी के हिसाब से इस हत्याकांड में विदेशी ताकतों का हाथ था। इसमें खास तौर पर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पर आरोप लगे। नेपाल के माओवादी नेता बाबूराम भट्टाराई ने आरोप लगाया कि इस मैसेकर को ज्ञानेंद्र के परिवार, नेपाल के प्रधानमंत्री GP कोइराला, आर्मी चीफ, RNAW और CIA ने मिलकर अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, इंडिया में नेपाल के राजदूत रह चुके चक्र प्रसाद बस्तोला ने भी 2010 में राज परिवार के नरसंहार को इंडिया और अमेरिका की मिली भगत बताया था। 2010 में ही महाराजा बीरेंद्र के लिए काम कर चुके विवेक कुमार शाह ने अपनी बुक मैले देखे गो दरबार में लिखा था कि नई दिल्ली से नेपाल के राज परिवार के विरोधी माओवादियों को हथियार मिल रहे थे। हालांकि इन सभी दावों को लेकर कभी कोई पुख्ता सबूत बाहर नहीं आ सके। नेपाल रॉयल फैमिली मैसेकर से जुड़ी नेपाल में एक लोक कथा भी काफी मशहूर है। इसके अनुसार जब शाह वंश के फाउंडर पृथ्वी नारायण शाह एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। भूखे सन्यासी को देखकर राजा ने उसकी ओर एक दही से भरा कटोरा आगे बढ़ा दिया। सन्यासी ने कटोरा लिया, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चख कर वापस राजा को दे दिया। राजा ने यह सोचकर कि दही जूठा हो गया है, उसे जमीन पर फेंक दिया। वो दही जमीन पर गिरा और राजा के पैरों की 10 उंगलियों पर लग गया। ये देखकर सन्यासी ने खुद को अपमानित महसूस किया और गुस्से में उन्होंने राजा को धिक्कारते हुए कहा, अगर तूने ये दही खा लिया होता तो तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। कहानी के अनुसार चूंकि गिरा हुआ दही राजा की 10 उंगलियों पर लगा था, इसलिए उसी दिन तय हो गया था कि 10 जनरेशंस बाद नेपाल में मोनार्की समाप्त हो जाएगी। नेपाल के लोग मानते हैं कि किंग बीरेंद्र, जो कि शाह वंश के 10वें राजा थे, उनके साथ जो साल 2001 में हुआ वो इसी सन्यासी के दिए श्राप का फल था। किंग बीरेंद्र और फिर दीपेंद्र की मौत के बाद ज्ञानेंद्र शाह को राजा घोषित किया गया था, लेकिन जनता ने उन्हें कभी मन से अपना राजा नहीं माना। इसका नतीजा ये हुआ कि 2008 में नेपाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 240 साल पुरानी मोनार्की को समाप्त करके देश को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। इसके बाद नारायण हिटी पैलेस को एक म्यूजियम में बदल दिया गया, जहां आज भी 1 जून 2001 की वो रात नेपाल के इतिहास का सबसे काला अध्याय बनकर दर्ज है।